एक शहर भी जरूर है वहाँ पर जिसको कारगिल कहा जाता है, लेकिन ये एरिया जो होता है उस एरिया को कारगिल कहा जाता है। कारगिल की पहाड़ियाँ की आप बात करना बड़े ऊंचाई पे पाकिस्तान का सैनिक आपा फिर भी नीचा फिर भी वो काम आपा कर पाया कि माटी के अंदर को कुछ जोश है। जब उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो टॉप पर बैठे हैं, हमारी सेना नीचे है, वहां तक पहुंचना ही एक दुरूह काम था। उनसे युद्ध करना तो आगे की बात है। और एक एक मुट्ठी चने के ऊपर जो है एक हफ्ते तक वो लोग जो है एक मुट्ठी चना खा करके जिंदा रहे, लेकिन युद्ध के मैदान से नहीं हटे और दुश्मन के दांत खट्टे किए। कारगिल की आप बात करना है, फिर चाहे कोई भी आप युद्ध लड़ा बैठे, अगर दुश्मन आपा खदेड़ दिया भी के बाद में जाके तिरंगो बढ़ जाता आपा गाड़ा, हाँ तो बात की खुशी है बा कितनी। अरे साहब उसकी खुशी का तो मैं बता रहा हूँ कि कोई मायने नहीं है। जब युद्ध शुरू हो जाए है, दुश्मन आपने सामने दिखाई दे है, बी टाइम कौन सी चीजें ही घर परिवार यार दोस्त क्या चीजें माइंड में क्या चलते रहते हैं। आदमी परवाह नहीं करता कि मैं मरना, कहा कि दुश्मन जो मेरे नजर में आ गया इसको मैं समाप्त करूं। पाकिस्तान जो है इसके मंसूबे हमेशा भारत के प्रति गंदे रहे हैं, आक्रामक रहे हैं। मेरा आरटीएस में सिलेक्शन हो गया। मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, आरटीएस में नौकरी करेगा, जाना तो फौज में जा। ये छोटी बात नहीं है, ये उन लोगों का, उन पुराने फौजियों का एक जज्बा था। सीमा नहीं बना करती कागज की लकीरों पे ये बढ़ती घटती रहती है वीरों की शमशीरों से। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। अभी हम मौजूदा झुंझुनू के झाजोत गांव के अंदर, और उड़ाना के पीछे जो कारण है वो कारण ये होगी 26 तारीख में कारगिल दिवस जो मनाया जा रहा है, और कारगिल दिवस मनाया जा, और कारगिल का जगह वीर ही बाने याद नहीं करी था, तो आप कैसा कि वह भी चीज को मतलब बनाया, तो भी चीज ने लेके आप अब भी आया। हाँ, कर्नल शौकत अली जी अपने साथ में उरा का जगह और भी कारगिल का जगह जवान जगह कारगिल को युद्ध में हिस्सों लियो अपने साथ में मौजूद हैं। मैंने साहब आप बातचीत करांगा कि कारगिल एक्चुअल में चीज की है, क्योंकि कई लोगों ने तो ये भी बताओ कि कारगिल बोलनी क्या नहीं है, कोई देश को नाम है, फिर कोई जिले को नाम है, फिर कोई पहाड़ी को नाम है। और ये देखिए पूरी बात है बस क्लियर, अपना जगह फौजी ही, अपना जगह कर्नल साहब ही ये कर पाऊंगा, उनकर आप आया बातचीत करांगा। वीडियो बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही देशभक्ति से अपना की भरपूर होने वाला है। वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत से आप बातचीत कर लिया। हाँ कर्नल साहब, 26 तारीख ने एक प्रोग्राम रखे जा रहे है चौबदार जी के द्वारा, जितना भी कारगिल के अंदर जगह भी अपना जवान हा शहीद हुआ अपने का परिवार मान लो या साथ में जगह हिस्सों लियो बने सम्मानित करे जा रहे हैं। शुरुआत बारे से कर लें कि दोपहर लगभग 1 बजे वो प्रोग्राम रखे हुए है। ये प्रोग्राम कितनों की जरूरी है? मेरे मानना है कि कोई भी जो फौजी है वो कोई सम्मान को भूखो खुले हुआ है, लेकिन फिर भी अगर याद करे जाए बिन अगर सम्मान मिला है तो इससे कितनों के मोटिवेशन जो वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी में मिला है। सबसे पहले तो मैं आपके झलको झुंझुनू का जो चैनल है और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ इस वीर भूमि झांझोत की धरा पर, कि आपने एक ऐसे विषय को चुना जिसकी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों ने जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उनके लिए एक सम्मान का एक आपके अंदर जो जज्बा है वो हमें ताकत देता है, बल देता है। बिल्कुल। तो जहाँ तक आपने जो सवाल किया है कि जो प्रोग्राम हो रहा कारगिल के लिए या कारगिल के वीरों को सम्मान देने के लिए, ये बहुत बेहतरीन सोच है। जिस देश में वीरों का सम्मान नहीं होता, शहीदों को याद नहीं किया जाता, वो देश गुलाम हो जाते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वो उन वीरों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अपने वतन के लिए। कारगिल युद्ध जैसा सभी लोग जानते हैं 1999 में कारगिल एक जगह है। आपने एक सवाल किया कारगिल के बारे में, जैसे हमारे एरिया को शेखावाटी कहा जाता है, वैसे ही ये भौगोलिक जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जो ऊपर पाकिस्तान से भी लगता है, चीन से भी लगता है, इस एरिया में एक जगह है, एक शहर भी जरूर है वहाँ पर जिसको कारगिल कहा जाता है, लेकिन ये एरिया जो होता है उस एरिया को कारगिल कहा जाता है। अच्छा। और ये बड़ी दुरूह स्थिति में है। इसकी भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं बड़ी मुश्किल जगह है, जहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी है, सर्दी अत्यधिक होती है। उसमें हमारी जो पोस्टें हैं जो दूसरे मुल्क या सरहद के साथ लगती हैं, उनके ऊपर सर्दियों में तकरीबन जब बर्फ़ जमती है, बर्फ़ गिरती है, तब वहाँ पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो
पहले खाली कर दी जाती थी सर्दियों के ज़माने में, क्योंकि वहाँ पर आदमी न आ सकता था न जा सकता था। तो वहाँ रहना, वहाँ पर रसद सामग्री पहुँचाना, जब बर्फ़ रात और दिन गिरती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पर पहुँच नहीं सकते आदमी। उस लिहाज से कोई, और उसमें कोई सुरक्षा का प्रश्न भी नहीं था, सोचा नहीं गया था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो उस ज़माने में खाली करके जब आए, तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं सिविल वेशभूषा में, उनकी भाषा में मुजाहिद, लेकिन वो पाकिस्तान के फौजी थे जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। और जब ये पता लगा भारतीय सेना को और भारत सरकार को, तो उसके खिलाफ जो युद्ध हुआ उनको खदेड़ने के लिए, उसको कारगिल युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध ही था, किसी भी सूरत में छोटी बात नहीं थी। उस जगह से जब उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो टॉप पर बैठे हैं, हमारी सेना नीचे है, वहाँ तक पहुँचना ही एक दुरूह काम था। उनसे युद्ध करना तो आगे की बात है, और वहाँ चढ़ करके उनसे युद्ध करके उनको फतेह करना, ये भारतीय सेना की बस की बात थी और किसी की बस की बात नहीं थी। तो सब ये चीज क्या हो पाई? क्योंकि अगर आप देखा कि गढ़ वगैरह बनाए जाए तो हमेशा पहाड़ के ऊपर बनाया जाए, ताकि ऊंचाई पर अगर आप रहा तो दुश्मन ने मारना थोड़ा सा आसान रहेगा। और बैठे ही जो बात कि कारगिल की पहाड़ियां की आप बात बड़े ऊंचाई पर पाकिस्तान का सैनिक आपा फिर भी नीचा, फिर भी वो काम आप कर पाया। के भी के पीछे के अपने जो फौज भी को जज्बो भी के पीछे मेन कारण रही हो, या फिर के माटी के अंदर को जोश है? यस, बिल्कुल आपने सही कहा, वो जज्बा ही तो है जिसकी बदौलत जो है हमें जीत मिलती है। एक मातृभूमि के लिए समर्पण की भावना, उसके लिए सेक्रीफाइस करने की भावना। और भारतीय सैनिक जितना जुझारू है, जितनी कठिन परिस्थितियों में वो लड़ सकता है, वो बहुत कम लोग हैं। दूसरे देश ये नहीं कह रहे हम कि हमसे कमज़ोर होंगे, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे सैनिक सबसे सुप्रीम है, सबसे मजबूत हैं। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ हों, उनको दिए हुए टास्क पर उसका पहुँचना उनका कर्तव्य बनता है, और वो पहुँचते हैं, चाहे उसमें उनको जान भी क्यों नहीं गंवानी पड़े। मतलब कि यह कौन रहा है कि भाई आप पूरा जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं? नौकरी है ही नहीं है, बातचीत नौकरी सेकेंडरी है। नौकरी भी होती है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि नौकरी नहीं है, लेकिन उसमें जो समर्पण है नौकरी में, एक पैशन है, एक जुनून है, जिसको यूनिफॉर्म पहन करके उसमें ये लगता है कि मैं इस देश के लिए अगर मैं सुप्रीम सेक्रीफाइस करता हूँ, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो नहीं सकता। तो सब एक चीज जानना चाहूंगा कि जब युद्ध चालतो रहा है, आप जब फ्री रहा, पेट्रोलिंग करता रहा, दिमाग में हजार तरह का सवाल चले, घर परिवार के भी सोचा, हाँ बातचीत भी करा, भी टाइम में चिट्ठी भी लिखी जाया करती थी। जब युद्ध शुरू हो जाए है, दुश्मन अपने सामने दिखाई दे है, दुश्मन अपनी जमीन के ऊपर अपन दिखाई दे है, बी टाइम कौन सी की चीज़ें ही, घर परिवार यार दोस्त के चीज़ें माइंड में क्या चालतो रहा? बी टाइम देखिए, एक शब्द इस्तेमाल किया मैंने, जुनून। और जब जुनून आता है दिमाग में, तो सारी चीज़ें, अर्जुन को जिस तरह से बताया गया था कि मछली की आँख ही मुझे नज़र आती है, तो वैसे ही फौजी को जो नज़र आता है वो ये आता है कि ये मेरा जो लक्ष्य है, इस दुश्मन को समाप्त करके मेरी मातृभूमि से खदेड़ के भेजना, यही रहता है। बाकी चीज़ें उसके दिमाग में होती ही नहीं है, न घर रहता है, न बाहर रहता है, न दोस्त रहते हैं, कोई दिमाग में बात नहीं होती। जुनून है कि मेरे वतन के जो दुश्मन हैं उनको मैं मार के ही दब लूँगा। और ये जज्बा मैंने देखा है, हमारा फौजी है जो कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम करवाया था, उस प्रोग्राम में उसने अपना मोबाइल दिखाया मुझे, मोबाइल में गोलियां लगी हुई थी, उसका एक हाथ जो है पूरा ब्रश से ख़त्म हो गया था। उसको कहा गया कि वापस आओ, तो हॉस्पिटल में रिट्रीव करेंगे और लेके जाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। उसने कहा कि नहीं, मैं अब तो दुश्मन को देख चुका हूँ, और उस दुश्मन को जब तक ख़त्म नहीं करूँगा तब तक वापस नहीं आऊँगा। जख्मी आदमी, खून गिर रहा है, एक हाथ टूट गया उसका, बाजू उसके ऊपर क्या है, इसी झुंझुनू, इसी तरह का आदमी। हवलदार मुबारक कमांडो जो है, आपने गांगे सर में अगर इंटरव्यू किया कि नहीं किया, तो इस तरह का जज्बा जहाँ पर हो, आदमी परवाह नहीं करता कि मैं मरना, कहा कि नहीं, दुश्मन जो मेरे नज़र में आ गया इसको मैं समाप्त करूँगा। ये जज्बा देश के प्रति समर्पण है आपका। साहब, झाजोद की अगर आप बात करें तो यो भी बिल्कुल वीरा की जो भूमि है या रेडी है, काफी अभी तक कहानी बता रहा है कि 1805 के अंदर जो पहले शहीद हुआ मिलो, थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर थोड़ा सा गाँव का इतिहास के बारे में बता दो। देखिए, झांझौत गांव शेखावाटी का एक ऐसा गांव है जिसमें न जाने कितने लोगों ने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर के अभी तक हमारे 14 लोग शहीद हो चुके हैं। इस गांव में तकरीबन हर घर में एक एक, दो दो, चार चार फौजी हैं। 5वीं मेरे जो ताऊ की पीढ़ी है उसमें 5 आदमी लगातार फौज में है। और मैं आपको ये बताऊं, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरा परिवार, जो मैं आज बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ, ये हमारे देन जो है वो फौजी की देन है कि आज हमें गर्व के साथ बैठ करके कहते हैं कि हम फौज में, हमारी 4 पीढ़ियाँ फौज में थी, मेरी भी अपनी 4 पीढ़ी फौज में रही।
मेरा बेटा भी फौज में, एक बेटा है वो भी फौज में। तो ये जो जज्बा है, ये पैशन है, नौकरी नहीं है, ये पैशन है कि नहीं मैं फौज में भर्ती होऊंगा। मेरे फादर जो थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जवान अमानुल्लाह खान जी, मेरा आरटीएस में सिलेक्शन हो गया। आरटीएस में जब मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, आरटीएस में नौकरी करेगा, जाना तो फौज में जा, जाना है तो फौज में जाए, आरटीएस वारटीएस कुछ नहीं होता है। ये छोटी बात नहीं है, ये उन लोगों का, उन पुराने फौजियों का एक जज्बा था कि नौकरी है या आपको कुछ करना है जिंदगी में, अगर एडवेंचर से आपकी लाइफ रखना चाहते हैं तो आप फौज में जाइए। मतलब ये गाँव को जो वो फौज से और आप कह शहीद होने से, आप देशभक्ति से एक प्राण नाता है, प्राण नाता है इसमें। इस गांव को जो बसाने वाले हैं, शहीद सजवार खां, आपने जो है ये बोर्ड देखा है, ये 1803 के मराठा युद्ध में शहीद हुए थे। तो ये तो 1803 से, ये तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, न जाने उससे पहले कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग शहीद हुए होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये शहीद होना कोई अजीब बात नहीं है हमारे लिए, इस गांव के वीरों के लिए। और आज तक, उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी, आपके सामने यह सूबेदार रफ़ीक बैठा हुआ है, इनके फादर रबनियाज खां के बड़े भाई मानू खां जी के लड़के 71 की लड़ाई में उस जगह शहीद हुए जहाँ पर हमारे एमएच खान साहब को वीर चक्रा भी मिला, और जहाँ पर पाकिस्तानी सेनाओं का अत्यधिक दबाव था, लेकिन उन्होंने उनके अटैक को फेल ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के 8 किलोमीटर अंदर जा करके उनके डैम्स वगैरह को उड़ाया और उसमें शहादत मिली। तो ऐसा जज्बा है। तो मैं इसके लिए जो है आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे यहाँ आए, हमारे गांव का कवरेज किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और जो हमारा जो प्रोग्राम झुंझुनू का हो रहा है, जो स्पॉन्सर जिन्होंने एमडी चौबदार साहब ने किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि फौजियों के सम्मान के लिए पूरी शेखावाटी का भी एक यूनिक प्रोग्राम हो रहा है। उनको भी इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएँ और सैनिकों का सम्मान करें, क्योंकि ये सैनिक ही इस देश के रखवाले हैं। हम जब शांति से बैठे हैं, यहाँ जो तरक्की कर रहे हैं, व्यापारिक हमारी तरक्की हो रही है, ये सब है तो फौजियों के कुर्बानी की बदौलत ही है। मेरा सबसे जो दिल की बात है वो ये है कि मैं कारगिल के शहीदों को और जुनून योद्धाओं को सलाम करता हूँ, जिन्होंने अपनी जी जान लगा करके अपने देश की रक्षा की। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो अभी अपने साथ में सूबेदार रफीक खान जी हैं। और रफीक जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी जहाँ बात कर रहा है कर्नल साहब, तो बाद में एक बात खड़ो चाह रहे हो, फिर मैं सोचू कि रफीक खान जी से बातचीत कराना। और मेरा भी देखो कड़े मानना है कि अगर आप घरा ईद और दिवाली अगर रोशनी से मना रहे हैं, भी को कारण कड़े ये है कि अंधेरे के अंदर आप जो फौजी है वो सरहद पर खड़े हुए। आज आप कारगिल दिवस की बात कर रहे हैं। कारगिल को युद्ध जो वो थे भी कोई हिस्सो रहा हो, थोड़ी सी भी की कहानी मैं जानना चाहूँगा कि जब युद्ध का यहाँ शुरू हो वो और थे भी टाइम कटिया थाने की ड्यूटी मिली थी के अंदर। सबसे पहले तो झांझोत की वीर धरा पर आपका स्वागत है। और मैं आपका चैनल झलको झुंझुनू के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कारगिल जो वार है, कारगिल वार दुश्मन की चाल थी। हिंदुस्तान सैनिक जो है फर्स्टली खुद को मोटिवेट रखता है और आने वाले का वेलकम करता है और उनको अच्छी नीति से देखता है। पाकिस्तान जो है इसके मंसूबे हमेशा भारत के प्रति गंदे रहे हैं, आक्रामक रहे हैं। तो ये जो कारगिल, दराज और बैटलैक 3 सेक्टरों में एक साथ जो है लड़ाई लड़ी गई थी, उसके अंदर क्या होता था कि स्नोफॉल काफ़ी होने की वजह से, बर्फ़बारी होने की वजह से 18 से 20 फीट तक आइस जो है ऑन बंकर के ऊपर हो जाती थी, यानी कि वो उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती थी। 20 फुट तक 25 तक मैंने जो है देखा है। अच्छा। अभी क्या होता था कि ऊपर जो कारगिल टाइगर हिल्स, ये जो कारगिल सेक्टर, बैटल सेक्टर प्लस द्रास सेक्टर, इसके अंदर अपनी पेट्रोल हफ्ते में एक बार जाया करती थी। वहाँ संसाधन काफ़ी हैं। इंडियन आर्मी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ग्रेट है। उसके साथ साथ क्या होता है कि वहाँ हम जो है राशन डाल के आया करते थे। फिर एक अपना मोटो होता है, एक अपना तजर्बा होता है। तो पक्षी वगैरह जो कौवे वगैरह उधर आकर के वो दाल चावल वगैरह खाते, ताकि दुश्मन ये सोचता था कि इस पोस्ट के ऊपर
इंडियन आर्मी की नफरी है, अच्छा, और पक्षियां देख के। पक्षियों को देख करके। लेकिन क्या हुआ कि उस साल बर्फ ज़्यादा थी, पेट्रोल जाया करती थी। पाकिस्तान का मसूबा जो गलत होने के नाते पाकिस्तान की पेट्रोल अपने ऊपर डोमिनेट रखती थी, हथियार और नज़र से दोनों डोमिनेट उसको कवर रखती थी, प्लस हम भी जो है अपने वेपन और नज़र से उसको डोमिनेट रखते थे। आज हमारी जो है पेट्रोल पहुंची वहाँ पे, उसके 1 वीक पहले भी गई थी, लेकिन पहुंचने के बाद दोबारा स्नोफॉल हो गया और कुछ एक जो पोस्ट थे वहाँ पर बंदे किसी कारणवश नहीं चढ़ पाए, दूर से डोमिनेट रखते थे। पाकिस्तान ने इस शराफत का फ़ायदा, जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे आके पहले ही और बैठ चुके थे। उसके बाद हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका एक पेट्रोल गया, तो उनको वहाँ पे पाकिस्तान के फौजी नज़र आए। अच्छा, उन्होंने उनको ललकारा, ललकारने के बाद वहाँ से जो है उनके ऊपर फायर किया गया। वो हाइट में थे, अपने नीचे से चढ़ के ऊपर थे। इन्होंने पीछे सेट के ऊपर पास किया कि भाई फलाना फलाना जो पोस्ट है उसके ऊपर या तो मिलिटेंट्स हैं या जो है इस जो गंदा देश जिसको हम डर्टी कंट्री बोलते हैं आर्मी भाषा के अंदर, इसके मंसूबे जो है ख़राब है पाकिस्तान के, उसकी सेना हो सकती है। आदेश मिलने के ऊपर हमारे जो अधिकारियों ने 10-12 पेट्रोल जो है लेफ़्ट और राइट से भेजना शुरू किया। जो ही पेट्रोल वहाँ पर पहुँची तो फिर जो है उनके ऊपर फायर हुआ और हमारे कुछ बंदे जो हैं शहीद हो गए और अपने वाले बंदे रेगुलर जो है चढ़ाई करते रहे। धीरे धीरे क्लियर होने पर कि यहाँ के ऊपर जो है पाक सेना जो है बैठी हुई है, हमारे को हमारे अधिकारियों से इजाज़त मिली। लेफ़्ट राइट जो पलटने थी उनको मोटिवेट किया गया, उनका जो है सर्चिंग डे और नाइट सर्च किया गया, आगे के इलाके के प्लान बनाए गए, उसके मुताबिक हम जो है दुश्मन को खदेड़ने में सक्सेस हुए। रफीक जी, मैंने आपको बता रहा कि बंकर के ऊपर 20 से 25 फुट की बर्फ जगी जम जाया करती है, तो फिर पाकिस्तानी जगह फौज हिब्बा बैठे सर्वाइव क्या कर रही है? सर्वाइव का मतलब ये होता है कि जो बर्फ ताज़ा स्नोफॉल होता है वो एक कच्ची होती है। आर्मी पर्सनल अपने टूल वगैरह साथ रखता है, जैसा गेती है, बेलचा है, तो ऊपर जो बैंकर के ऊपर स्नोफॉल होता है, बर्फ होती है, वो इतना अफेक्ट नहीं करती है। उनको सिर्फ चढ़ने के लिए जा करके, और बैंकर का जो इनर गेट होता है और लूप होल होता है जिसके अंदर से दुश्मन जो है फायर करता है या हम जो है दुश्मन के ऊपर फायर करते हैं, वो अपने ताज़ा जो बर्फ होती है उसको हटाने के अंदर कामयाब हो गए। और वो हम हटाते थे, यानी कि 1 वीक से नहीं जा रहे थे हम। बाकी बैंकरों की सफाई करना है, उसके ऊपर जो है अपना डोमिनेट दिखाना है, कुछ हरकत दिखानी है, ताकि जो है दुश्मन समझे कि यहाँ के ऊपर हमारी आर्मी है। आर्मी रेगुलर रहती थी, कुछ एक पोस्ट पे वो आकर के बैठे थे और अपना टूल से उनका बर्फ वगैरह थोड़ी हटाई और एंट्री हो गई। सब रफीक जी, थे भी टाइम खटे आते कौन सी के मैं उस समय चेन्नई में था, मुझे आदेश मिला था, वहाँ पर मेरी बटालियन नहीं गई थी, मुझे आदेश मिला था कि आप जो हैं कुछ एक हमारे नफरी रिजर्व जिसको बोलते हैं, रिजर्व के अंदर आपको जाना है। अगर आगे वाले बंदे के लोड है या शहीद ज़्यादा हो गए तो क्या है कि उसकी पूर्ति करने के लिए उसको हम रिजर्व बोलते हैं। तो वहाँ से मैं फलोदी आया, फलोदी के अंदर हमारा कैंप लगा हुआ था, वहाँ से मैं 45 बंदों के साथ में, उसमें मैं हवलदार बना नहीं था, बनने वाला था, तो उनके पास पहुँचा था। मेरी ड्यूटी थी कि सामने अम्यूनिशन भेजना है, पीछे सप्लाई से जो है गाड़ियों के साथ जा कर के राशन जो है ऊपर से लिंक आती थी, उसको राशन भेजना है, पका करके भेजना है, ताकि बंदों के पास जो है खाने पीने के लिए कुछ सामान पहुंच सके। रफीक जी, एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब फौज के अंदर देखो सबको अलग अलग काम हुआ है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हुआ है, कोई ड्राइवर हुआ है, कोई राशन पहुंचाना हुआ है, कुछ लड़ा हुए ही, सबका अलग अलग काम है। मेरा मानना है कि सबका अलग अलग काम हुए ही काम चला, क्योंकि देश के अंदर भी कोई किसान है, कोई फौजी है, कोई कुछ, सबका अलग अलग काम है। लेकिन फिर भी टाइम जो फौजी लड़ रहे हो नहीं है, पीछे बैकअप में है, भी का मन में यह चीज गुना होगा कि भाई मैं भी पठे जाके बार मारूं। ऐसा देखो, आल जो आर्मी पर्सनल है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से है, कुक है, सफाई वाला है, जीडी का सैनिक है, जब उसको आदेश मिलता है लड़ाई का, तब वो बंदा अपने पिन पॉइंट पर पहुंचता है। जिसको आदेश नहीं मिलता है वो भी जबरदस्ती उस समय वॉलंटियर हो जाता है कि सर मैं आगे जाके लड़ाई लड़ूंगा और मैं जो है देश के नाम से
काफ़ी दुश्मन को हरासमेंट करूंगा और मैं शहीद होने के लिए खुश हूँ और मुझे मौका दीजिए। ऐसा कुछ को जज्बो भी टाइम जो नहीं लड़ रहे हैं जगह पीछे ही बैक एंड टीम में ही बन को भी रहा है मतलब बहुत ज़्यादा जो आगे लड़ाई लड़ रहा है फॉरवर्ड में, उससे ज़्यादा लोड पिछली पार्टी के ऊपर रहता है। अच्छा, जब सामने एनिमी होता है, दुश्मन जब सामने होता है, तो जैसे कर्नल साहब बता रहे थे कि बंदे का जज्बात उस समय बंदे का माइंडली और फिजिकली सिर्फ 2 ही फिट होने की आवश्यकता होती है। और वो एक आर्मी जो पर्सनल है वो 24 आवर्स माइंडली और फिजिकली ट्रेंड रहता है। उस समय वो अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, यार दोस्त, उनके कुछ याद नहीं आते। उसके एक खुशी होती है कि मैं इस पोस्ट पे जाऊं और लोग जो है मेरी आने वाली पीढ़ी को याद करें कि फला आदमी वहाँ शहीद हुआ था। रफीक जी एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर आप फौजी की बात करा, तिरंगा को जो सम्मान है वो जितनो एक फौजी करे जितनो सबने करना चाहिए, लेकिन कड़े कड़े हम देखा कि लोग जगह भी तिरंगो लगा लिए, फिर रात में उतारी उन्हें लाइट भी कौन रहा है, कटफट भी बुझा है, उल्टो पे लगा दी लोगों ने भी कौन भी कलर कौन से ऊपर रहा है। तो भी चीज़ में बताओ कि तिरंगा को जो बड़े के रोल रहा है, तिरंगन देख की फौजी जो है वो कितनों के जज्बों भी अंदर भरा है। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर जो उमंग है ये फौजी मानता है। तिरंगे से हम इतना प्यार करते हैं कि वो तो एक फॉरवर्ड पोस्ट पे लड़ रहे हैं, वो हमारा एक सम्मान है, आर्मी पर्सनल का एक कफन है। 26 जनवरी 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस को भी जब हम किसी छुट्टी के दौरान होते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो तिरंगे से हम प्यार करते हैं और उसको हम सलाम करते हैं। और जो है तिरंगा हमें जो काफ़ी जगह सुनने को आता है कि उस स्कूल के अंदर या उस जगह किसी ने उल्टा जो लटका दिया, हमें इतना दुख होता है और गुस्सा आता है कि तिरंगे के साथ ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, लाजमी भी है। और जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो तिरंगा का अपमान करता है उसको ऐसा ला बनाया जाए कि उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक चीज बताओ कि जहाँ कारगिल की अफवाह बात कर रहे हैं, फिर जहाँ कोई भी अफवाह युद्ध लड़ा बैठे, अगर दुश्मन अफवाह खदेड़ दिया भी के बाद में जाके तिरंगो बढ़ जाता अफवाह गाड़ा, हाँ तो बाजी की खुशी है बा कितनी की? अरे साहब उसकी खुशी का तो मैं बता रहा हूँ कि कोई मायने नहीं है। उस समय बंदा जो है खुशी के अंदर उसके इतने आंसू गिरते हैं कि वो अपनी माँ से ज़्यादा भी प्यार जो है उस अपने पोस्ट से करता है जहाँ उसने तिरंगा गाड़ा है। हंसते हैं, खेलते हैं और जो है अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं और अपनी जो है जीत की खुशी हासिल करते हैं। आर्मी के अंदर मोटिवेशन किया जाता है, पार्टियां होती है, हमने जो है इतना जो है अपनी ज़मीन वापस ले ली है, या दुश्मन को इतना हमने खदेड़ दिया है, दुश्मन का हमें इतना नुकसान कर दिया है। एक अमूमन एक किसान है, किसान के खेत के अंदर जैसे अपन हल वगैरह जोत रहे हैं तो किसी एक हल जो है उसका दूसरी तरफ चला जाता है, तो वो किसान अपनी उस जगह के लिए मरने और मारने को उतारू हो जाता है कि मेरी जो खोई हुई ज़मीन में वापस लूँ। यही हमें आर्मी ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है कि अपनी 1 इंच भी ज़मीन दुश्मन ना ले ले। अगर किसी गलत मसूदे से उसने हंडोर कर लिया तो लास्ट टाइम तक हमें जो है वो ज़मीन अपने अंडर लेनी होती है, और जब तक हम नहीं लेते तो हम अपनी तौहीन समझते हैं, और जो है हम लास्ट एम तक हमारा कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन उस जगह को हम दे नहीं सकते।